नौजलान में डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, क्या भारत में तलबा तहरीक ने मोदी हुकूमत को पहला बड़ा सियासी धचका दे दिया है? क्या वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा सिर्फ एक कुर्बानी है या एक बड़े सियासी बहरान का आगाज़? और क्या नौजवान नस्ल RSS के नज़रिए को मुस्तरद करते हुए भारतीय सियासत का रुख बदलने जा रही है? नाज़रीन, भारत की सियासत में एक अहम मोड़ आ चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद अपना एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस एहतजाज ने मोदी हुकूमत को एक बड़ा सियासी नुकसान पहुंचाया है। भारत भर में तलबा के मुसलसल एहतजाज, इम्तिहानी निज़ाम पर उठते हुए संगीन सवालात और हुकूमत मुखालिफ अवामी दबाव के बाद भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा सिर्फ वक्ती दबाव कम करने की कोशिश है या फिर ये मोदी हुकूमत की बढ़ती हुई मुश्किलात का आगाज़ साबित होगा? दूसरी जानिब मुबसरीन का कहना है कि पहली बार भारत की नौजवान नस्ल खुलकर RSS के नज़रिए और हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ खड़ी नज़र आ रही है। तलबा, नौजवान, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बढ़ती हुई जो मुखालफत है, उसने मोदी हुकूमत के लिए नए सियासी चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। क्या ये एहतजाज वाकई ख़त्म हो गया है या एक बड़ी अवामी तहरीक की इब्तिदा होगा? क्या नौजवान वोटर्स भारतीय सियासत का मुस्तकबिल बदलने जा रहे हैं और क्या मोदी हुकूमत इस बहरान से निकलने में कामयाब होगी? इन्हीं आम सवालात पर अपने आज का जो प्रोग्राम है उसमें तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब भी जो हैं वो मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो ब्रिगेडियर साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। ये एक जिस तरह एक हमने देखा कि एक महीने में जिस तरह ये तहरीक बनी और जिस तरह सिविल सोसाइटी में इंडिया ने जिस तरह उसको पजीराई मिली, चाहे लोग जो है वो सामने नहीं भी आ रहे थे, बट टैसिट सपोर्ट जो है फ्रॉम ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी आपको जो है वो नज़र आता है। कोई खाना भिजवा रहा है, कोई जो है वो दीगर फैसिलिटीज़ हैं वो जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, कोई जो है वो एहतजाज में खुद आ रहा है। मतलब एक ऐसे पॉइंट पे ये चीज़ चली गई थी कि इवन पीपल हु डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट आउट ऑफ फियर ऑफ RSS, मोदी, BJP, वो भी जो है वो कुछ ना कुछ अपना जो अपनी पॉपुलैरिटी बैंक जनजी में रखने के लिए उनको भी सामने आना पड़ रहा था, कुछ उनको भी कहना पड़ रहा था, लबकुशाई करनी पड़ रही थी। अब सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं, क्या ये एहतजाज इस वक्त तो बज़ाहिरन तो ख़त्म हो गया है, बट क्या ये वाकई ख़त्म हुआ है या ये एक नई जो तहरीक है उसका उसके आगाज़ का पेश क़दम साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें डॉक्टर मारिया साहबा, वैसे तो इंडियन यूनियन प्राइम मिनिस्टर मोदी वो नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, वहां पे बड़ी सीवियर खौफनाक इंसर्जेंसी को इंडियन आर्मी जो है ऑक्यूपेशन फोर्सेस वो फेस कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक का कंट्री वाइड प्रोटेस्ट के करोड़ों लोग निकले हैं ऑल ओवर इंडिया विद इन द पैसेज ऑफ 3 to 5 days। मेरा ख्याल ये अनप्रेसिडेंटेड था और प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये पहला जब से वो पावर में आए हैं 2015 में उनको ये बड़ा सेटबैक मिला है। मेरा ख्याल है पहले 4-5 साल पहले आपको याद है कि पंजाब के वो जो फार्मर्स थे वो निकले थे, बड़े पैमाने पर उनकी तहरीक चली थी। और लेकिन उसमें ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को टॉपल होना या उनको रेजिग्नेशन देना उस लिहाज से वो शेकअप नहीं हुआ। इस दफा को आई थिंक ही हैज बीन शेकन अप वेल एंड प्रॉपर और इसको बोलते हैं पब्लिक स्लो मोटो। पब्लिक स्लो मोटो का मतलब ये है कि जब अवाम किसी इशू पे स्लो वोट ले ले, और यहाँ पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जनरेशन Z ड्रिवन ये मूवमेंट थी या है, ये शायद आगे भी रहेगी, तो ये अवाम ने भी इसको सपोर्ट किया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें मुसलमान भी शामिल हो गए, इसमें सिख जो है वो भी तलवारें लेके पहुंच गए और क्रिश्चियन भी थे और सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। सब भूल गए कि जरा मुसलमान जो हैं वो हिंदू जो हैं वो मुसलमानों को मारते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं थी। इकट्ठे एक दूसरे के लिए खाने पका रहे थे, बकअप कर रहे थे। और फिर इसमें हमने एक और चीज भी देखी, मैसिव यूज ऑफ फोर्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और
पैलेट गन का इस्तेमाल हुई जनाब, आपने वो वीडियो भी देखी होंगी। जी जी बिल्कुल पैलेट देखिए। गन ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये करते थे, इन्होंने पैलेट गन यहाँ दिल्ली में भी इस्तेमाल किए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था टू प्राइम मिनिस्टर मूडीज अथॉरिटी, उनकी एरोगेंस को बहुत बड़ा चैलेंज था। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ही थॉट कि शायद वो आरएसएस और बीजेपी के जोर से लोग इतने डरे हुए, लोग कुछ नहीं करेंगे, इन्होंने लोगों को दबाया हुआ है। लेकिन देखिए अवाम बिल्कुल, ये आफ्टर स्टूडेंट्स जो थे करोड़ों लोग अवाम ही थे ना, इसमें कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है वो भी बीच में सामने आगे थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, तो एक पॉलिटिकल टच भी इसमें था। तो मैं ये समझता हूँ पब्लिक सू मोटो उस वक्त कामयाब होता है कि जब पब्लिक खुद सू मोटो ले। जिस तरह हम सुनते हैं कि चीफ जस्टिस ने सू मोटो लिया, पाकिस्तान में उसका सू मोटो जी का वो दौर खत्म हो गया। तो जब अवाम सू मोटो ले तो मैं समझता हूँ कोई ताकत अवाम के सामने खड़ी नहीं हो खड़ी नहीं हो सकती। सकती। यही हुआ है और मैं भी समझता हूँ कि ये तहरीक खत्म नहीं हुई है, ये आगे जाके यू नेवर नो आगे क्या सूरत हाल इससे आगे क्रिएट होती है इंडिया में। अच्छा, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, फॉर द मोदी गवर्नमेंट बीजेपी, विल इट बी बिजनेस एज यूजुअल या अब चीज़ें जो हैं बदल गई हैं वहाँ पे? माजी में हमने देखा है कि जब भी इस तरह की कोई कॉल्स आई हैं पब्लिक की जानिब से मिनिस्टर्स के सैकिंग के लिए, तो मोदी हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हुई, बल्कि बहुत सारे केसेस में तो इस तरह भी देखा गया कि अगर कहीं से हटा दिया गया तो फिर दूसरी जगह नवाज दिया गया। ये चीज़ें हमें नज़र आई हैं, लेकिन क्या यहाँ पे जो है ये इसी तरह चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी? विल इट बी बिजनेस एज यूजुअल या अब एक मुख्तलिफ इंडिया है, एक मुख्तलिफ यूथ है, एक मुख्तलिफ अवाम है जिसके साथ मोदी को डील करना है? डॉक्टर मारिया, पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, आपके बहुत ही इज्जतमाब मेहमानों को, आपकी टीम को, देखने वालों को बहुत 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 सलाम। देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए डॉक्टर मारिया कि कन्फ्लेक्शन ऑफ काजेज हैं जिसके बायस ये मूवमेंट इंडिया के अंदर उठी है। ये जो कॉकरोच पार्टी का वजूद है, ये गम्माजी करता है कि साउथ एशियन पॉलिटिक्स में एक नया ट्रेंड एमर्ज कर रहा है और उसको जेनजीज लेके आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो इस वक्त सिस्टमिक और रीजनल लेवल पे और रीजनल सब रीजनल लेवल पे जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं कम्युनिकेशन के जरिए, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के जरिए से, सोशल मीडिया फिनोमिनन की वजह से, वो गवर्नमेंट समझने से नाकिस रही। इसी वजह से बांग्लादेश, नेपाल और अब इंडिया और यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर भी आपको एक मूवमेंट नजर आ रही है जिसमें मोर देन 90% इस वक्त इसराइल के खिलाफ हुए हैं और वो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज पे भी एतबार नहीं कर रहे। अब इंडिया के अंदर ये क्यों हुआ है? पहला तो हमें ये समझना होगा कि जो यूथ है, अवेयरनेस, वो बहुत ज्यादा आया है और उसके अंदर किरदार है रेवोल्यूशन ऑफ द सोशल मीडिया जो अनस्टॉपेबल है। आप मीडिया को तो कवर कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, आप उन्हें गुडी मीडिया बना सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया अनस्टॉपेबल है। आप सोशल मीडिया टीम भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो टीम यूथ के साथ, जेनजीज के साथ मुकाबला नहीं कर सकती, बिकॉज दोनों के एनर्जी लेवल में फर्क है और यूथ मिलियंस के अंदर है। उनका आप अगर 1 लाख 2 लाख अपना एक सोशल मीडिया टीम बना भी ले, वो उस तरह की एनर्जी जनरेट नहीं कर पाए। तीसरी बात ये कि जो पॉलिटिकल करप्ट सिस्टम है वो भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह बनी है और उसकी वजह यह है कि आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम कहते हैं कि जितना आपके पास एब्सोल्यूट पावर होगा उतना एब्सोल्यूट आप तरफ होंगे और लंबे अरसे तक पावर में रहने की वजह से आपने एब्सोल्यूट पावर को ग्रिप किया है। आप वहां पे डिफरेंट वाइज को नहीं छोड़े, आप वहां पे इसके अलावा जो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद है उसको आप नहीं छोड़े और इसी तरीके से जो वहां पे सोशल वर्कर्स हैं उनको भी आपने निशाना बनाया हुआ है। चौथा बात यह कि इकोनॉमी की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। खुद अमेरिकन इस वक्त थ्रेट दे रहे हैं इंडिया को, रशिया एतबार करने को तैयार नहीं है, चाइना जो है वो खत्ते के ममालिक के साथ ताउन कर रहा है और अपने आप को घेराव महसूस कर रहा है और यही वजह है कि ये मूवमेंट अब सिर्फ जेनजीज की नहीं रही। अगर आप इसको हो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, इसके अंदर की पर्सनैलिटीज ने ज्वाइन किया है। इसके अंदर राहुल गांधी इसके अंदर हैं, उनकी जो बहन प्रियंका है वो इसके अंदर मौजूद हैं, सोनम वेंचूक जो कि उनके बहुत ही अहम करैक्टर हैं सोसाइटी के, बड़ी उनकी खदमात हैं, नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड से और ये शबनम आजमी वो इसका हिस्सा बनी है, शबाना आजमी, थैंक यू वेरी मच।
तो इसका मतलब कहने का मकसद ये कि ये मूवमेंट जो है वो एक लार्जर मूवमेंट में तब्दील हुई। ये पहला स्टेप था, और जब वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो ये पहली कामयाबी थी। ये इनकरेज करेगी इन स्टूडेंट्स को कि वो आगे मूव करें, और ये मामला सिर्फ इंडिया तक नहीं रुकेगा। हम्म। अगर खिते से बाहर बाकी ममालिक ने भी तब्दील शुदा एनवायरनमेंट में अपने आप को तब्दील नहीं किया तो ये मामला आगे चलेगा। राइट, इसमें आगे जाके बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर हामिद की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं? ये एक इस्तीफ़ा आ गया, उसकी चलें जी, अगर वैसे तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मोदी साहब जिस तरह की उनका मोडस ऑपरेंडा है, जिस तरह उनकी ईगो और जिस तरह उनकी जो वो एब्सोल्यूट पावर जिसकी बात कर रहे हैं अभी डॉक्टर मुनावर साहब, वो तो यही बताती है कि अगर किसी को हटा दिया गया तो प्रेशर अगर कम हो गया तो या वो वापस आ जाता है, अपनी मनमानी जो है वो चलती है। आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, विल बिजनेस कैरी ऑन एज यूजुअल? मोदी का जो मोडस ऑपरेंडा है, क्या उसी तरह रहेगा? चीज़ों को ज़रा रफा दफा होने का इंतज़ार होगा और फिर उसी तरह होगा, या अब इंडिया बदल चुका है? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। देखिए, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि मोदी ने अपनी प्रीमियरशिप बचाई है धर्मेंद्र प्रकाश से इस्तीफा लेकर। अगर ये थोड़ा सा भी और लेट कर देते, यानी 1 से 2 दिन भी और लेट कर देते, तो जिस अंदाज में जनरेशन जी और इस पर सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे इंडिया को चोक कर दिया था, उसके नतीजे में एक बड़ा कॉमन अब मुतालबा आ रहा था कि जी इस्तीफा जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को देना है, डिक्टेटर मोदी को देना है, चाय वाले मोदी को देना है। ये वो चीज एस्टैब्लिश हो रही थी, यानी जो चीज धर्मेंद्र एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे से शुरू हुई वो उस तरफ जा रही थी, और मैं समझता हूँ कि ये मोदी ने अपनी वजारत उज़्मा को बचाया। बिल्कुल, अभिजीत देवकी ने तो कह भी दिया कि मोदी साहब ये ना हो अभी उनका इस्तीफा मांग रहे, बात आप तक चली जाए, तो उन्होंने कह भी दिया, सीजेपी के जो लीडर है। बिल्कुल, और अगली चीज ये है कि ये एक स्टैब्लिश हो गया है कि इट इज अ चार्ज शीट अगेंस्ट द मोदी रिजीम और अगेंस्ट द गोदी मीडिया, और इट्स अ चार्ज शीट कि इनका आइंदा का जो बीजेपी और आरएसएस का जो गठजोड़ है, जिसने बहुत बड़ी डिवीजन पैदा कर दी इंडियन सोसाइटी के अंदर, जिसने बहुत ज्यादा जो है वो नफरत, मुनाफरत और गुर्बत और बेरोजगारी और उसके अलावा कुछ नहीं दिया, चाहे किसानों की मूवमेंट हो, चाहे नौजवानों की हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, चाहे माइनॉरिटी राइट्स हो। जो कुछ किया गया है मोदी ने पिछले 12 साल में फस्तायत के साथ, उसका नतीजा ये है कि मैं ये समझता हूं कि अब जो इलेक्शन आने हैं उसके अंदर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उनका जो वो फॉल्स फ्लैग जो नैरेटिव बिल्ड करने का जो हथकंडे थे वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि अब मोदी की ना सिर्फ पॉपुलैरिटी बड़ी बुरी तरह डैमेज हुई है, बीजेपी की साख खराब हुई है, बल्कि अब यहाँ वहां पर ये बात हो रही है कि जी जो पूरा जो जमहूरियत का निज़ाम है उसको किस तरह रिग्ड किया जाता है, उसको किस तरह क्या कहते हैं कैलकुलेटेड तरीके से इलेक्टोरल जिसको कहते हैं करप्शन की जाती है। अब ये सारे सवाल है, और मैं ये देख रहा हूँ कि जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ की पब्लिक है, दे आर वेरी क्लियर कि द मॉडल ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट इज नॉट सूटेबल फॉर देम नाउ। और मुझे ये लग रहा है कि ये एक टेम्पररी, इन्होंने एक बहुत बड़े आतिशफशान के ऊपर एक ढकना रखा है, एक स्टॉपेज किया है इनके मुतालबा जो है एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे का मानकर, लेकिन ये एक ऐसा अलाव है जो किसी भी वक्त दोबारा भड़क सकता है। और ये इससे इन्होंने जो अपनी ताकत जो स्ट्रीट ऑफ द इंडिया में मनवा ली है, जो कुछ कर लिया है, ये बड़ा क्लैरिटी से एक मैसेज है कि आइंदा के लिए अगर मोदी हुकूमत कहीं पर भी कोई भी ऐसा इकदाम करती है तो इतना आसान नहीं होगा उनका अपने अवाम को बेवकूफ बनाना। वो जो बात अभी हम कल कर रहे थे एक चैनल पे कि जी हो सकता है कि इंडिया भी कोई आजकल में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे और एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए और नेशनलिज्म को एक्सप्लॉइट किया जाए, क्योंकि धर्मेंद्र ने तो इन सारे स्टूडेंट्स को दहशतगर्द करार दे दिया, पाकिस्तान का एजेंट करार दे दिया, यानी उसने वही चूरन बेचने की कोशिश की जो मोदी अपने इलेक्शंस में बेचता है, जो बुरी तरह पिट गया, जो बिका ही नहीं बिल्कुल, वो बुरी तरह पिट गया। एब्सोल्युटली राइट मारिया। देखिए वो बुरी तरह इसलिए पिट गया कि अब जो है वो नौजवान नस्ल के अंदर बड़ा शऊर आ गया, वो ये समझ गए हैं कि जब भी चुनाव आता है सरहदों पर दबाव आता है। ये जो सरहदों पर दबाव है ये सिर्फ चुनाव पे डालना जो है, नाउ द पीपल हैव अंडरस्टूड कि उसकी वजह से उनके रोजगार, उनकी जॉब, पेपर लीक,
ये सारा कुछ एक ही तरह से दबा दिया जाता है और वो है पाकिस्तान दुश्मनी। जबकि अडानी, अंबानी और बिरलाज एंड टाटा जो हैं, दे आर मेकिंग मल्टी मिलियनर एंड ट्रिलियनर्स। आपने देखे होंगे कि वहां पे कितने इंटरेस्टिंग पोस्टर्स थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मीम्स बनाए गए। वो सारे मीम्स जो थे वो दरअसल मोदी हुकूमत को एक आईना दिखाया गया कि अब लोग जान चुके हैं कि वो क्या है। और आई कैन सी मोदी गवर्नमेंट इन वेरी हॉट वाटर्स इन कमिंग डेज एंड मंथ्स। आई थिंक डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो पोस्टर्स हम सब ने देखे। एंड देन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरा ख्याल है, और ये नहीं कि किसी एक बच्चे ने या किसी एक जो है वो ये फ़र्द ने ये बात की हो, कॉन्स्टेंटली एक तो जिस तरह मिमिक जो मॉक किया जा रहा था कि जी हाँ जी हमें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, क्या जी पाकिस्तान ने क्या दिए, पाकिस्तान ने हमें ये चिप्स दिए हैं, ये देख लेना जो मेरे हाथ में ये चिप्स जो है। अच्छा, या फिर जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, जिस तरह वो कहते गए कि जी आप हमें सारी ज़िंदगी ये बताते आए कि जी हिंदू मुस्लिम आपस में जो है वो नहीं बैठ सकते, तो फिर हमारी जॉब्स कहाँ हैं? अगर हिंदू मुस्लिम ही मसला है तो जॉब्स हमारी कहाँ हैं? आपने हमें डिलीवर क्या करके दिया सिवाय ये डिवाइड क्रिएट करने के? और जो एंटी पाकिस्तानिज्म है, मेरा ख्याल है वो बहुत बुरी तरह से आया हुआ है कि ये अब चूरन जो है ये नहीं बिकने वाला। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आई विल गो स्टेप फर्दर। इसमें जो एक ये पार्टी आई है, नाम तो उसका मतलब ऑब्वियसली कहाँ आया कैसे आया हम सबको पता है, कॉकरोच जनता पार्टी। बट इस वक्त अगर देखा जाए तो जो इस वक्त इंडिया की जो नेशनल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ नहीं, नेशनल पार्टीज़, तीन इनकी जो है वो पार्टीज़ हैं, INC है, BJP है, उसके अलावा जो है इनकी जो एक और पार्टी है इनकी, द नेम इज स्लिप्ड माय माइंड, हैविंग सेड ये BSP। उसके अलावा जिस तरह इसका कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह तेज़ी से जो है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, आप देखें कल मेरा ख्याल है 12 स्टेट्स में उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी और वहाँ पे बंद हो रही थी स्टेट्स, और किस तरह वहाँ पे जो है एहतजाज चल रहा था। कुड दिस कम आउट एज अ नेशनल पार्टी, फोर्स टू रेकन विद? देखिए, वेरी मच पॉसिबिलिटी है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो अभी कामयाबी हासिल की है, जो फर्स्ट ब्लो हुआ है अगेंस्ट मोदी, तो ये इनकी अगर लीडरशिप को मर्ज होती है तो यू कांट रूल इट आउट कि ये भी एक अपना एक पॉलिटिकल मूवमेंट में ट्रांसलेट हो जाएगी, ये हो सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमें ये समझना चाहिए कि द वेरी फैक्ट कि जो कॉकरोच का नाम दिया गया और फिर ये कहा गया कि ये अवाम तो कीड़ियां और चूतियां ही होती हैं, ये एक्चुअली अवाम की तजलील थी, अवाम की तज़हीक थी, अवाम की ह्यूमिलिएशन थी। तो इन अ वे इसी अवाम ने रिएक्ट किया, इसी अवाम ने अपनी जो पावर है उसको प्रोजेक्ट किया और बताया कि आप समझते हैं अगर हम कॉकरोच हैं, ये चूंटियां और कीड़े हैं, तो फिर आप देखें कि अब हम आपके साथ क्या करते हैं। इट वॉज अ रिएक्शन जो ह्यूमिलिएशन इन लोगों की गई थी। एक तो ये, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरह बांग्लादेश में, नेपाल में और श्रीलंका में एंड में क्या हुआ था, लोगों ने दे स्टॉर्म्ड द पार्लियामेंट, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इतने लाखों लोग हैं, ठीक है, हजारों की तादाद में पुलिस भी है, आर्म भी है, रिजर्व पुलिस भी इन्होंने बदल दी बड़ी तादाद में, तो और बहुत सख्त ब्रुटैलिटी भी, पुलिस ब्रुटैलिटी भी बहुत देखने आई है, बट स्टिल द पीपल आर सो मच चार्ज कि ये जनाब पार्लियामेंट पे हमला करेंगे। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट मे हैपन, लेकिन भारत वो नौबत नहीं आने दी और मामला वहां तक नहीं पहुंचा। बट आई मस्ट कमेंड के वो जो एक वायलेंस का आंसर था वो कहीं नजर नहीं आया। हालांकि इनके लीडर जो है अभिजीत दीप के, उनको जब एक थप्पड़ भी मारा गया उस वक्त भी क्राउड हालांकि इतना ज़्यादा था, इतना चार्ज था, बट वो उसमें जो है वो रद्द अमल उन्होंने उस तरह का नहीं दिया जो कि शायद जो इस वक्त स्पॉयलर्स थे वो चाहते थे कि इस तरह कुछ रिएक्ट करें और ये किसी तरह इसको दिखाया जाए कि इसमें वायलेंस का आंसर मौजूद है, इसको चाइना सपोर्ट कर रहा है, इसे पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। वो चीज़ आई थिंक दैट वाज अ वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच कि स्टॉर्म नहीं किया उन्होंने पार्लियामेंट। नहीं, देखें, आपने भी वो वीडियो देखी होंगी, आई एम श्योर, मैंने भी बहुत देखी है सारी। पुलिस की तरफ से मैंने लफ्ज पहले ब्रूटैलिटी यूज किया था, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि चले डायरेक्ट फायरिंग कोई नहीं हुई है वहां पे प्रोटेस्टर पे, लेकिन जिस तरह पुलिस वालों ने उन पे लाठीचार्ज किए, लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां, उनको जितना रूथलेसली उन्होंने मारा है और जिसकी वजह से वहां पे लोगों का जो गुस्सा और एक वो जो फ्रस्ट्रेशन लेवल थी वो फिर बहुत बढ़ गई थी और लग गया था कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैंने आपको कहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दे माइट स्टॉप द पार्लियामेंट, लेकिन मोदी की गुड लक है वो नौबत जो है वो नहीं आई। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि वाकई आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में आम लोग, आवाम जो है वो बाहर निकली अपने राइट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए। देखें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या होता था, वहां पे भी लोग इसी तरह निकलते थे अपने राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, ऑक्युपेशन आर्मी के खिलाफ निकलते थे, इंडियन ऑक्युपेशन आर्मी, और वहां पे भी रूथलेसली को सप्रेस किया जाता था। यहाँ पे क्योंकि तादाद इनकी बहुत थी, ये जिस आपने कहा 11-12 स्टेट्स में ये था, तो ऑलमोस्ट कंट्री वाइड मूवमेंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको वो जो है इतना वो वाला इम्पैक्ट नहीं आया, जिस तरह के उस तरह सप्रेशन नहीं किया जिस तरह के इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ये लोग करते थे, और वहां पे वो कामयाब हो गए थे सिर्फ ब्रूटैलिटी, एट्रोसिटीज की वजह से। ऑब्वियसली दैट लेवल वाज नॉट सीन हियर, लेकिन फिर भी ये पहली मर्तबा देखा है हमने आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं इस चीज को बड़ी अहमियत दे रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन ये सब इकट्ठे हुए जनाब। ये तो, और जब उन्होंने ये कोशिश की कि इनको पाकिस्तान के एजेंट के, ओके जी पाकिस्तान पैसा भेज रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, हालांकि यहाँ फॉरेन ऑफिस ने कहा कि वी विल नॉट इवन कमेंट ऑन इट, उनका इंटरनल मामला है, ठीक है, उनके अवाम जो कर रहे थे, इंटरनल अफेयर ऑफ इंडिया। लेकिन उसमें भी लोगों ने फिर आप देखिए कैसे रिएक्ट किया कि जनाब उन्होंने इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो कलेक्टिवली गाना शुरू कर दिया, टू यू नो टू प्रूव कि भाई हमको पाकिस्तानी एजेंट नहीं, हमने ये इंडिजिनस है, ये ऑर्गेनिक है, ये हमारे अवाम जो, हम उनके राइट्स के लिए जो है वो खड़े हुए हैं। सो मेरा ख्याल है कि इट इज ओवरऑल आई वुड से कि इट हैज शेकन द सो कॉल्ड whatever was left of Indian democracy from that point of view। वैसे अब तो वो उनकी सेक्युलरिज्म जो है वो थोड़ा सा उसकी इंडिकेशन हुई है, लेकिन वो चीजें तो अब खत्म हो चुकी है। आरएसएस एंड बीजेपी का जो एक एक्सट्रीम माइंडसेट है, दे वुड नाउ बी थिंकिंग कि जनाब ये जो कुछ हुआ है, हम इस एक्सट्रीम माइंडसेट के साथ आप इस तरह आगे लोगों को सप्रेस नहीं कर सकते, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो और माइनॉरिटीज हो। तो मेरा ख्याल है कि अभी मामला बहुत शेकअप हो गया, लेकिन यू नेवर नो, कल को फिर कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे फिर लोग जो हैं लाखों की, करोड़ की तादाद में बाहर निकल आए। So many a slip between the cup and the lip, but Prime Minister Modi is shaken like hell. अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुनावर साहब, द रीज़न आई वाज आस्किंग, ब्रिगेड साहब से बात कर रही थी कि जो 3 मेजर पार्टीज़ हैं उसमें से कैन इट बिकम अ फोर्स टू रेकन विद। ऑब्वियसली एक तो जो नेशन वाइड पॉपुलैरिटी थी, दूसरी द रीज़न फॉर आस्किंग दिस वाज कि अगर आप इस वक्त देखें इंडिया के अपने सारे नेबर्स के साथ मामलात जो हैं वो ख़राब हैं। चाइना के साथ देख लें, हमारे साथ देख लें, इस वक्त मामलात जो हैं वो नेपाल के साथ भी कोई इतने ख़ास नहीं है, सबके साथ मामलात ख़राब हैं। जिस किस्म का एक बड़ा एक साई ऑफ रिलीफ या एक वेलकम साइन अगर आप देखें, प्लेजेंट एक चेंज आप देखें कि जो इस यूथ में है, जिसको ये इदराक है कि हमारे मसाइल जो हैं वो हमारी अंदर जो हेट्रेड पैदा की गई है उसकी वजह से, पड़ोसियों की वजह से नहीं है। और अगर हमने ग्रो करना है, हमने साउथ ने या इस खित्ते ने अगर ग्रो करना है तो हम सब ने साथ मिलके चलना है। ये लड़ाइयाँ और ये जंगें और ये चीज़ें करके कुछ बेहतरी नहीं आएगी। दैट्स द रीज़न आई एम आस्किंग, क्योंकि अगर इस खित्ते में जो है वो अमन आता है, पीस आता है, तो वी ऑल स्टैंड टू फैसिलिटेट फ्रॉम इट, स्पेशली द यूथ। अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा आती हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात पूछ रही थी। आप किस तरह देखते हैं, डू यू सी अ फ्यूचर रोल फॉर द पार्टी? डॉक्टर मारिया, एक तो ये हेल्दी साइन है इंडियन सोसाइटी की कि वो कंप्लीटली डेड। दूसरा ये कि देखें ये पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? बिकॉज मोदी की प्रीसीज पॉलिसीज हैं, कंट्रोलिंग एंड क्रशिंग पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल वाइसेस, एजुकेशन, बिजनेस, सोशल मीडिया, और इनको ये टारगेट करेंगे। ये मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि ये चुनेंगे इनको और इनको मुख्तलिफ अंदाज से टारगेट किया जाएगा, और जब टारगेट किया जाएगा तो न्यूटोनियन लॉ में हर एक्शन का रिएक्शन होता है। पहला सी तो है कंट्रोल और क्रश। दूसरा, इन जो कंपेन है मोदी रिजीम की वो जारी रहेगी, कंपेनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट मुस्लिम, अगेंस्ट दलित, अगेंस्ट सिख्स और क्रिश्चियन, वो जारी रहेगी। और वो जारी रहेगी तो ये यूथ उसका रिएक्शन देंगे। इस वक्त भी आपने उनका रिएक्शन चेक किया। तीसरा, कंप्रोमाइजिंग लार्जर इंडियन इंटरेस्ट। जब आप बात करते हैं अंबानीज की, अडानीज की, टाटा की, तो इसका मतलब ये कि इनको नवाजा जा रहा है, और जो लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट है जहां पे मिडिल क्लास को ऊपर आना चाहिए उनको फायदा नहीं हो
गुजरा, और जब आप पड़ोसियों को टारगेट करते हैं तो उससे भी जो कनेक्टिविटी जिसके जरिए से इंडिया प्रॉस्पेरिटी ले सकता था, जहां पे नई जॉब जनरेट हो सकती थी, वो नहीं हो पा रही। बिल्कुल। अब लास्ट है जो असल मुझे प्रॉब्लम मोदी की पॉलिसी में नजर आ रहा है, वो ये कि मोदी ने कंप्लीटली इंडियन सुपर स्ट्रक्चर को इग्नोर किया है अपनी पॉलिटिक्स में। जब मैं सुपर स्ट्रक्चर की बात करता हूं ना, तो ये सोसाइटी मल्टी इथनिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। तो वहां जब आप हिंदुत्व और मुदित्व के जरिए से इस सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, जो एक खास सेगमेंट को फकत रिप्रेजेंट करती है, तो क्लैश तो ड्यू था, और ये क्लैश होना था। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये होना था। क्लैश था, उबल रहा था, लेकिन अब उसे मौका मिला है जब जेनजीज आ गया है। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे जब इंडियन आप ये फिल्म स्टार जो है क्या नाम है, नसीरुद्दीन शाह, अगर आपने करण थापर के साथ उनका इंटरव्यू सुना जी हो, बिल्कुल सुना है। तो वो आग निकलते नजर आ रही है जो उनके अंदर थी, और वो पुरानी मिसालें दे रहे हैं कि लाए आफ्टर लाए, कोई है जो इसको रोके। तो इससे आप अंदाजा करें कि ये लावा तो मौजूद था। और लास्ट बात मैं ये कहूंगा कि इंडिया के अंदर जो मैच्योर क्लास है, जेनजीज को छोड़ के, वहां रियलाइजेशन थी लेकिन इनिशिएटिव नहीं था। मिसाल के तौर पे जब खशवत सिंह की किताब लिखते हैं एंड टू द इंडिया, जब अवय शुक्ला किताब लिखते हैं डिसअपियरेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जब राहुल भाटिया लिखते हैं न्यू इंडिया और सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, तो इसका मतलब रियलाइजेशन तो थी कि ये इस इंडिया के साथ मोदी कर क्या रहा है, लेकिन इनिशिएटिव नहीं था। अब क्योंकि ये इनिशिएटिव आया है, तो आप देखेंगे कि ये सारे, चाहे वो लेखक हैं, चाहे वो पोएट हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हैं, चाहे दूसरे बिजनेसमैन हैं, चाहे एजुकेशनिस्ट हैं, वो इनके पीछे खड़े होंगे। ये मूवमेंट आप देखेंगे, न मोदी आगे जाने से रुकेगा और न अपने आप को तब्दील करेगा, और न ये मूवमेंट पीछे हटेगी या तब्दील होगी। अच्छा ब्रिगेड साहब, मुझे ये बताइए कि मोदी का फ्यूचर तो मार्का हक के बाद बहुत ज़्यादा इस पे जो है वो लिखा जा रहा था कि जिस तरह मोदी को एक तो शिकस्त हुई है, उसके बाद जो मोदी की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, जिसको कहते हैं ना कि एक बुरा वक्त जो शुरू हो गया था, एक यक के बाद दीगरे चीज़ें इस तरह की वो कर रहे थे जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे थे। मार्का हक टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान का किस तरह जो है वो इमेज बढ़ा, किस तरह जो है वो चीज़ें हमारे लिए टर्न की। आई थिंक थैंक यू मिस्टर मोदी फॉर दैट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नाउ आफ्टर दिस, जिस तरह सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, वही जो सेगमेंट जो शायद डरा हुआ था या वो जो है वो खौफज़दा था, मोदी ने उनको इतना ज़्यादा जो है वो खौफज़दा कर दिया था आरएसएस की एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से, वो जिस तरह उठा है, आपको लगता है कि अगले इलेक्शन में मोदी साहब जो हैं वो कहीं या उनकी पार्टी कहीं नज़र आएगी? पार्टी तो चले नज़र आएगी, मोदी साहब का क्या फ्यूचर पॉलिटिकल आपको नज़र आता है? देखें, जब बहुत मोनोटनी सेटल हो जाती है और बहुत एरोगेंस सेटअप हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद चेंज आता है। तो आई डू नॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी कि अगले इलेक्शन में इंडियन अवाम जो है, वहां पे आपको मालूम है कि पॉवर्टी रिकॉर्ड लेवल है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी $700 बिलियन के रिजर्व वाली इकोनॉमी, बट लेकिन वहां पे गुर्बत जो है वो तो ये नहीं कि वहां के लोग जो है, जैसा चाइना में हुआ था कि जनाब लोग गुर्बत से निकल आए एंड दिस इज टोटली डिफरेंट सोसाइटी, तो वहां पे वो हालात तो उसी तरह ही। तो मैं समझता हूँ कि एक चेंज आएगा एंड द पीपल आर, अब एक लोगों ने एक इशारा दे दिया है, वादे इशारा कि दे वांट अ चेंज नाउ, दे वांट अ चेंज एट द टॉप। वही अमित शाह, वही अजीत डोवल, वही मोदी, वही वो मिनिस्टर, वही अपना लोकसभा उधर ही वही तकरीरें। तो लिहाजा मेरा ख्याल है द चेंज, द प्रोसेस ऑफ चेंज हैज स्टार्टेड इन इंडिया, नंबर 1। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी देखें, बेसिकली है तो ये बहुत मक्कार लोग, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। वो आपको जिस तरह हमारे मोहतरम गेस्ट ने भी इशारा किया, आई टेंड टू एग्री विद हिम, कि अब वो कोई ऐसा बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान करेंगे, कोई ऐसा जिसमें लोगों की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होगी वंस अगेन अगेंस्ट पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे। ठीक है ना जी? और ताकि द स्पिरिट ऑफ जो हमेशा ये कहते हैं इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन को इकट्ठा करना, इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान का ये जो है एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है, उसके बेसिस पे मोदी ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं। तो इस किस्म की कोई चीज होगी एंड वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट।
तो ये वो कर अब सकते हैं। माजूद के साथ इंसान जब गलतियां करने पे आता है तो गलती पे गलती किए जाता है और डाउनफॉल पे जो है वो कई दफ़ा वो दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल। हैविंग सेड दैट, आपको लगता है कि मार्का हक के बाद अपनी इस तरह डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के बाद, उसके बाद जिस तरह ये स्टूडेंट्स जो उसके साथ खड़े, उसके खिलाफ खड़े हो गए, वो फिर ये एक हरकत करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, कोई महाज खड़ा करने की कोशिश करेगा एक ऐसे टाइम पे जब वो बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है और पीपल कैन एक्चुअली रीड इनटू व्हाट ही इज डूइंग। हर चीज़ के लिए पाकिस्तान, हर चीज़ के लिए पाकिस्तान। अब तो मजाक ये बन गया कि अगली जो धुरंधर आ रही है वो उसका स्क्रिप्ट ये नीट वाला होगा कि किस तरह पाकिस्तान ने जो है वो इस सारे पूरे प्रोसेस को जो है वो चलाया और किस तरह इसको फैसिलिटेट किया। तो इस तरह की बातें हो रही हैं इस पॉलिटिकल क्लाइमेट में। आपको लगता है ये एक और कुल्हाड़ा अपने पाँव पे मारने वाला है वो? देखें, ये माजी में सब ये काम करते थे, इनके बड़े बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए और दुनिया जो है इनकी बात को थोड़ा समझती थी और इनका नैरेटिव कामयाब हो रहा था। लेकिन ये अब मार के हक के बाद तो इनका नैरेटिव वो कि पाकिस्तान को ब्लेम करना और एक्शन खुद करना, यही ना फॉल्स फ्लैग की मैं बात कर रहा हूँ, वो कोलैप्स कर गया। लेकिन बात ये है कि इनका इसराइल के साथ जो गठजोड़ है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो तो कायम है ना। तो ठीक है, अभी इंटरनली ये एक लोगों की मूवमेंट चली है और इसका बड़े इम्प्लीकेशन हैं इंटरनली फॉर इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स आल्सो। लेकिन उनको वो भी जानते हैं, उनके भी वहां पे बड़े लोग हैं, जैसे वो अजीत डोवल कहता था कि जनाब हमें पता है कि हमने बलूचिस्तान में क्या करना है, कैसे वहां पे हमने लोगों को खरीदना है, हम पैसे की प्रॉक्सीज तो चलती रहेंगी। मेरा मतलब था कोई एक्टिव फ्रंट आपको लगता है फिर से मार्का हक का कुछ जो अपनी तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर का ये कहते हैं खत्म नहीं हुआ, वो भी चल रहा है, उस तरह की एक हिमाकत एक और कर सकते हैं? बिल्कुल, देखें, यू कांट रूल इट आउट। वो तो पिछले एक साल से वो तो हर रोज इसी हर लम्हे इसी तैयारी में है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वो अपना जो है अपनी जो लॉस्ट डिग्निटी है उसको किसी तरह जो है वो उसका अपना जो है वो रीगेन करना चाह रहे हैं। बट बिल्कुल दे वांट टू विंडिकेट देयर लॉस्ट ऑनर। बट हैविंग सेड दैट, देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जो कुछ केपी में हो रहा है, जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, सर अग्रीड 100%, नो डाउट इन आवर माइंड्स। डॉक्टर मुनव्वर साहब, प्रॉक्सीज की एक अपनी वो है और उस पर तो हम हमेशा जब प्रोग्राम में भी होता है वैसे भी हमें पता है कि किस तरह इंडियन इजरायली नेक्सस जो है वो पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया हुआ है। स्पेशली जो ये ईरान डील है उसके बाद इजराइल का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हैविंग सेड दैट, जो अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, एक्टिवली कोई फ्रंट आपको ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन उनकी जानिब से आपको कोई नजर आती है इस तरह की एक्टिवली? जो मौजूदी हालात है उसमें इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक्टिव कोई फ्रंट पाकिस्तान के लिए खोले डायरेक्ट वॉर का, लेकिन इनडायरेक्ट वॉर के जरिए वो कर रहे हैं। हालांकि जो जेस्चर है वो भी वो जो बात न्यूक्लियर वॉर एक्ट उन्होंने नेवी को दिए हैं वो भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने के लिए मेरी नजर में दिए। देखें, यहाँ पे इंटरेस्टिंगली डॉक्टर साहिबा, एक तरफ डिनायल जोन है और दूसरी तरफ कन्फर्मिस्ट जोन है। डिनायल जोन के अंदर चाइना, रशिया और ईरान है। कन्फर्मिस्ट जोन के अंदर यूएस, इंडिया और इजराइल है और कुछ एक आध अरब मुल्क भी है। पाकिस्तान न कन्फर्मिस्ट जोन के अंदर है न डिनायल जोन के अंदर है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान जो कन्फर्मिस्ट जोन है उसको भी वो भी टारगेट कर रहा है और जो डिनायल जोन है वो भी पाकिस्तान के लिए सुन रहा। हमारा काम तो है ब्रिज करना ताकि स्टेबिलिटी आए, लेकिन लार्जर पिक्चर में चूंकि सिस्टमिक और रीजनल लेवल पे तब्दीलियां हो रही हैं और तीनों लेवल पे ये महसूस किया जा रहा है कि ईरान तो चले किसी न किसी अंदाज से कंप्रोमाइज हम कर दें, व्हाट इज नेक्स्ट? क्या उनके इरादे पूरे होंगे? जवाब है नहीं। जवाब इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान खड़ा है, तुर्की खड़ा है, सऊदी अरब खड़ा है, इजिप्ट खड़ा है। अब डेनियल मार्की की किताब पढ़ लीजिए, एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, और फिर नेतन्याहू की स्टेटमेंट रिगार्डिंग पाकिस्तान देख लीजिए। फिर अपोजिशन लीडर नफ्ताली बेनेट और उनके जो एक्स रा के जो हेड रहे उनकी जब आप सारी स्टेटमेंट्स मिलाएं तो आपको अंदाजा होता है कि मामला है क्या। तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है जाती तौर पे कि ये वो वक्त है जहां पे हमारे लिए जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं, तो चैलेंजेस भी बड़े जबरदस्त हैं। तो क्या हमें मल्टी स्ट्रैटेजी नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए? इस पे जरा हमें सोचने की जरूरत है।
मल्टी स्ट्रैटेजी आप देखें, मैं डॉक्टर जानना चाहूँगी इफ़ यू कुड डायलेट अपॉन दिस लिटिल मोर। मल्टी स्ट्रैटेजी आप किस सेंस में कह रहे हैं? एक तो ऑब्वियसली हमारी जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसकी उसमें, लेकिन ये हमने एक चीज़ देखी पहले जब भी इंडिया के अटैक माजी में हुए हैं तो हम शायद अपना नैरेटिव उस तरह जो है वो बिल्ड नहीं कर सके जिस तरह इस दफ़ा हमने किया है। इस दफ़ा दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान हमारे हमारे जो हैं वो DGISPR हों या हमारे जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हों, ही वाज अवेलेबल राउंड द क्लॉक। कभी जो हमारे फॉरेन जर्नलिस्ट हैं उनको लेके जा रहे हैं, बल्कि आपको पता है कि जहां फॉरेन जर्नलिस्ट को लेके जाना था वहीं पे जो है वो अटैक इन्होंने कर दिया था, इसी से डर से कि कहीं जो है हमारा जो ये होक्स है ये कहीं कॉल आउट ना हो जाए। हैविंग सेड दैट, किस तरह आप कह रहे हैं कि हमें जो है वो अपनी जो है वो हमें अपनी प्लानिंग जो स्ट्रैटेजाइज जो है करना चाहिए? किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, इफ यू लाइक टू डायलेट? डॉक्टर मारिया, देखें, आपकी डिफेंस पॉलिसी एक्सीलेंट, आपकी खारजा पॉलिसी एक्सीलेंट, आपका मीडिया नैरेटिव कम से कम अगर पूरा एक्सीलेंट नहीं है तो कम से कम माजी के मुकाबले में बहुत अच्छा है। चले वेरी गुड दे देते हैं सर। हाँ, वेरी गुड अगर न भी दें, गुड चले गुड कर दें, अपनी जगह गुड कर दें, ठीक। हाँ, एनीवे यहाँ पे देखें, मेरा ये कि ये वॉर जो है ना, जो इस वक्त क्राइसिस है, वो 3 लेवल पे, बायलैटरल लेवल पे है, रीजनल लेवल पे है, सिस्टमिक लेवल पे है। जब आप पॉलिसी बनाएंगे ना तो आपको सिस्टमिक लेवल को, रीजनल लेवल को, बायलैटरल लेवल को, जब बायलैटरल लेवल की बात करते हैं तो गवर्नमेंटल सतह पे भी, पीपल टू पीपल सतह के ऊपर भी, बिजनेसमैन और कल्चरल सतह पे भी आपको चीजों को हिट करना है। और मेरा ख्याल है कि ये वो टाइम है जहां पे हम अपनी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कैश करवा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम बहुत अच्छी सफारतकारी कर रहे हैं। आज डार साहब ने जो SCO के फोरम पे मुख्तलिफ साइडलाइंस पे मीटिंग की है, वो कमाल मीटिंग की है। लेकिन क्या वो अपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, वो क्या इंप्लीमेंट हो सके हैं? और फिर जो पीपल टू पीपल चेंजेस हैं, क्या वो हम कर चुके हैं? क्या एकेडेमिया इंगेज है कि वो एक ऐसा जस्टिफिकेशन तैयार करें जिस तरह कंडोलीजा राइस ने प्रिमिटिव स्ट्राइक के बारे में तैयार की थी? क्या हमारी एकेडेमिया की जो फौज है वो कमर बस्ता हुई है, वो उन्होंने अपना फ्रंट संभाल लिया है? और इसी तरह से जो बिजनेसमैन है, क्या उन्होंने अपना फ्रंट संभाल लिया है? तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से मैं कह रहा हूं कि जो हमारे स्ट्रैटेजी के अंदर जो एस्पेक्ट्स हैं जिनको अभी एक्टिव करने की जरूरत है, अगर उसको एक्टिव करें तो ये एक कंप्लीट परफेक्ट मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी होगी जिसके असरात आप अफगानिस्तान के फ्रंट पे, ईरान के साथ, अरब ममालिक के साथ, इंडिया और साउथ एशियन नेशंस के साथ और सिस्टमिक लेवल पे की प्लेयर्स के साथ देख पाएंगे। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ। ऑब्वियसली इसमें जो ये सारी जो हम बार बार बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो तमाम जो तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ हो गया है, वो ईरान अमेरिका जो डील है उसकी वजह से भी हो गया है। हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं माजी करीब में पिछले 1 साल में, आई मीन देव टेकन 180 डिग्री टर्न, बिल्कुल जिस तरह जो चीज़ें बदली हैं। आप अभी क्या जिस तरह फिर से चीज़ें वहाँ पे जो हैं वो महाज फिर से एक दफ़ा गर्म हो गया है, और अब तो प्रेडिक्शंस ये हैं कि जो माजी में जो जंग हुई है, जो मार्च में शुरू हुई, 28 फेब से जो स्टार्ट हुई, उससे ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये ख़राबी की नहज पे जा रही हैं। इसमें अगेन वी स्टैंड टू गेन अ लॉट, वेदर इट इज़ पीस इन आवर नेबरहुड, वेदर इट इज़ इकॉनमी, बहुत सारे फ्रंट्स हैं जिस पे वी स्टैंड टू गेन। आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह इस वक्त जो है वो रिजॉल्व किया जाए? बिकॉज एक तरह से ये लग रहा है कि एक स्टेलमेट की कैफियत जो है वो आ गई है। चीज़ें जो हैं वो अब लग रहा है कि जैसे हाथ से निकल रही हैं, स्पॉइलर जो है वो जीतता जा रहा है। आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरह चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं? देखिए, बात यह है कि अब मैं समझता हूँ मामला जो है वो और गंभीर हो गए और खराब हो गए, और MOU के बारे में या मजीद जो बातचीत होनी है उसके बारे में अभी ज्यादा कोई पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट जो है वो इशू नहीं हो रही है। ऑल्दो मेरे ख्याल बिहाइंड द सीन जो है वो बातचीत चल रही है विद द इरानियन एंड विद द अमेरिकन, कि किसी तरह फिर पीछे खबर आई थी कि जी कम से कम 10-15 दिन के लिए दोबारा पॉज एक होना चाहिए। उस बात को भी तकरीबन हफ्ता हो गया और वो कुछ नहीं हुआ उस पे। जी, उसको भी 1 हफ्ता हो गया, आई एग्री विद यू। लेकिन मामला ये है कि मैंने आज वो पोस्ट भी लगाई है
कि जनाब अमेरिका और इसराइल वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गए, उन्होंने जनाब मुसलमान ममालिक को गल्फ में आपस में लड़ा दी है। बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं, ये यमन के हुती जो हैं, जो आप उनको बेशक कहते हैं प्रॉक्सी ईरान के, उनकी जो सऊदी अरेबिया के साथ जो लड़ाई शुरू हुई है कि बिल्कुल। उन्होंने अराको के जो ऑयल फैसिलिटीज हैं वो जनाब उसको उन्होंने कैसे टारगेट किया है। जाहिर बात है सऊदी भी रिएक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली इट इज द ग्रेव वायलेशन ऑफ द सीज फायर एंड द क्रूज बिटवीन यमन एंड सऊदी अरेबिया, और पाकिस्तान ने कितना सख्त बयान दिया है। ये एक नया टर्न ऑफ इवेंट्स है जो कि अभी हम देख रहे हैं गल्फ क्राइसिस में, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक ट्रिकी सिचुएशन होगी, सेंसिटिव मामला हो गया एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, बिकॉज जी अब हम हुतीज के खिलाफ कार्रवाई करते हैं इन सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया टू एज पर दी डिफेंस एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया, तो जाहिर बात है ईरानियंस मे नॉट टेक इट वेल। तो और ईरानियंस के साथ हमारे बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छे ताल्लुकात हैं, सब कुछ है। देखिए हमारा जो मीडिएटर का रोल रहा है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारे दोनों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी, एंड दैट इज व्हाई दोनों का एक कॉन्फिडेंस था और ट्रस्ट था कि भी पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक सही अच्छा रोल जो है सही रोल प्ले करेगा टू ब्रिंग अबाउट मीडिएशन, और देखें पाकिस्तान उसमें कामयाब हो गया। लिहाजा अभी फिर चैलेंज ये आ गया कि ये जो नई लड़ाई आपस में शुरू हो गई है कि अब ईरानियंस कल को अगर टारगेट करना शुरू कर दें सऊदी अरबिया को, तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ा मेहनत की है ईरान को इस चीज पे तैयार करने के लिए कि आपने सऊदी अरबिया पे हमला नहीं करना। ठीक है, अगर वहां पे क्योंकि सऊदी अरबिया के साथ हमारे बड़े खास ताल्लुकात और ईरान इस्लामिक वर्ल्ड में सऊदी अरबिया की खास अहमियत है बिकॉज मक्का एंड मदीना, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बात यह है कि कतर हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, इवन जॉर्डन, वहां के बेसिस पे अगर हमले होते हैं वहां से ईरान पे, तो ईरान तो कहता है आई थिंक दे हैव अ पॉइंट कि इट इज जस्टिफाइड, अगर वो बेसिस पे आप हमें मारेंगे वी गोइंग टू हिट बैक। तो एक तो मुझे तो ये लग रहा है कि अमेरिका और इसराइल जो है वो कामयाब हो गए भाई मुसलमान आपस में लड़ाने में। ये चाहते ये थे कि गल्फ कंट्रीज जो है ये लड़े आपस में, और आपस में ये लड़े ताकि उनका जो अहमियत है, उनकी न्यूट्रल वैल्यू और बढ़े। So this is exactly what has happened. We have to be very careful about it. Right, डॉक्टर साहब अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कीजिए, then I'll come to my question. मेरा ख्याल आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, आप क्वेश्चन करने मारिया, फिर मैं जवाब जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे भी सवाल था, मैं इसी तरफ आरती जो ब्रिगेडियर साहब जिस तरफ जा रहे हैं कि हमने बड़ी हमारे लिए एक बड़ा टफ बैलेंसिंग एक्ट था, बड़ा टफ रोड था जिसको हम बड़ी केयरफुली ट्रेड कर रहे थे। अब जिस तरह चीज़ें और जिसमें अगेन स्पॉयलर्स जो हैं वो बहुत कामयाब हो चुके हैं कि गल्फ़ को जीसीसी को आपस में लड़ा दें, पाकिस्तान इसमें जो है वो ना चाहते हुए भी जो है हमें सऊदी अरेबिया की दिफा में जो है वो आना पड़ेगा। हमारे लिए बड़ी एक प्रिकेरियस सिचुएशन बन जाती है। एक तरफ हमारा जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट है, दूसरी तरफ ईरान के साथ अपने ताल्लुकात हैं, बॉर्डर हम शेयर करते हैं, वहाँ हमारे अपनी जो है वो उसकी रिप्रिकॉशंस हो सकती हैं। अगेन यहाँ पे सेक्टेरियन इश्यूज जो हैं वो हमारे लिए बहुत सेंसिटिव हैं। हाउ डू वी बैलेंस दिस एक्ट? अच्छा डॉक्टर मारिया, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लूँ। देखिए, हौथियों का जो हमला है ऑयल रिफाइनरी के ऊपर वो गलत है। ईरान को भी कुछ अपने आप को तब्दील करना चाहिए, और अमेरिका को तो भरपूर ही अपने आप को समझाना चाहिए कि वो गलत पॉलिसी पे है। ये तो मैंने बेसिक लाइन ले दी। अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक जुमला कहता हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान का इतना अच्छा दोस्त है कि जो उज्बेकिस्तान का 300 रुकनी वक्त जाना है उसने अफगानिस्तान को बेल आउट करने के लिए, क्योंकि इस वक्त उनका बॉर्डर सील है पाकिस्तान की तरफ से, और जो दहशतगर्दी वहां से हो रही है वो अमेरिकन प्रेशर पे उज्बेकिस्तान भेज रहे हैं अपने डेलीगेशन को, ताकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट किया जाए और तालिबान को फैसिलिटेट किया जाए। उसके अलावा 10% टैरिफ आपके ऊपर लागू हो चुका है। इतना अच्छा तो हमारा दोस्त है। अब आ जाते हैं, और सर अमेरिका की तो कभी दोस्ती जब ज्यादा होती है तो मुझे लगता है डायबिटीज जो है वो हो जाएगी, इतनी वो मीठे जब ज्यादा होते हैं तो मुझे डायबिटीज का खतरा रहता है हर वक्त, किडनी फेलियर भी साथ। 12.6% टैरिफ अभी तुर्की पे लगाया है, जिसकी एर्दोगान साहब की इतनी तारीफें कर रहे थे। अब आ जाते हैं कि अमेरिका की गलतफहमी क्या है। देखिए, अमेरिका को यह समझना चाहिए कि ईरान के 4 फेजेस थे। एक तो रेवोल्यूशन से लेकर 1988 तक ये सर्वाइवल का फेज था, जब रेवोल्यूशन नया नया था। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता,
दूसरा फेज उनका स्टार्ट होता है 1988 से लेकर 1990s तक, जिस वक्त वो एक अपनी रेवोल्यूशन को मुस्तहकम कर रहे थे, स्टेबिलिटी ला रहे थे। और तीसरा फेज उनका 2000 से शुरू होता है, जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके वो आगे बढ़े हैं, और वो फेज खत्म होता है जून 2025 तक। डॉक्टर साहब, मेरे पास आखिरी 1 मिनट रह गया है, कंप्लीट कीजिए प्लीज माजरत के साथ। हाँ जी। 2025 से लेकर अब तक जो इजराइल के हमले के बाद ये ईरान का पार्टनरशिप का फेज है चाइना और रशिया का, तो लिहाजा अमेरिका अपने आप को निकाले तो बहुत बेहतर है। ईरान को ये समझना चाहिए कंपार्टमेंटलाइजेशन उसकी पॉलिसी के लिए जरूरी है। अमेरिका इजराइल एक कंपार्टमेंट में होने चाहिए, लेकिन अरब ममालिक उनको तब्दील नहीं कर सकता, पड़ोस को तब्दील नहीं किया जा सकता। और आए सऊदी अरब को भी कि उनको भी ये समझना होगा कि ईरानी कंसर्न्स को एड्रेस करें, और ईरान को चाहिए कि जीसीसी ममालिक के कंसर्न दोनों को अपनी अपनी तरफ से जो है वो कुछ स्ट्रैटेजी जो है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आई विश अगर 10 सेकंड का है जल्दी से। जी हाँ, देखिए जी, मेरे ख्याल है DGIS के आज का जुमला था कि अगर वो हमारा पानी बंद करेगा मूडी, तो फिर हम उनके सांस बंद कर देंगे। तो इन लाइट तो मैं कहता हूँ कि वो जनाब उनके मूडी के साथ तो उसकी अपने कॉकरोच मूवमेंट नहीं बंद कर दी। चले, ऑन दैट प्रोग्राम जो है वो आज का कंक्लूड करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर मुनव्वर साहब और डॉक्टर हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।